हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बेयरिंग का प्रीलोड क्या होता है, बेयरिंग का प्रीलोडिंग क्यों किया जाता है और किस तरीके से बेयरिंग की प्रीलोडिंग होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग अगर आप यूज करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्ले आपको बेयरिंग के अंदर दिखता होगा, जो कि नॉर्मली वहाँ पे क्लियरेंस होता है दोनों रेस के बीच में। तो दोस्तों, इसी प्रीलोडिंग की मदद से इस क्लियरेंस को कम किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम बेयरिंग का प्रीलोड कर रहे हैं वैसे वैसे वहां पे जो बॉल और इनर और आउटर रेस के बीच में क्लियरेंस है वो धीरे धीरे कम होते चला जाता है। तो अगर हम जितनी ज्यादा लोडिंग करेंगे उसको हम हैवी प्रीलोडिंग करेंगे। अगर हमने प्रीलोडिंग कम की हुई है तो आपको देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन दिख रही होगी, ए बी एंड सी। तो ए कंडीशन में हमने बहुत ज्यादा प्रीलोडिंग की हुई है, वहां पे बॉल पे बहुत ज्यादा लोड है। बी कंडीशन बिल्कुल फ्री कंडीशन है जहां पे कोई वहां पे प्रीलोडिंग नहीं हुई है, और सी कंडीशन में हमने ऑप्टिमम प्रीलोडिंग करी हुई है। तो प्रीलोडिंग बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है, बहुत कम भी नहीं करनी है, नॉर्मली। यहाँ पे आपको कुछ बेयरिंग के सेट दिखेंगे जो कि प्रीलोडेड आते हैं और कुछ नॉन प्रीलोडेड होते हैं। तो नॉन प्रीलोडेड बेयरिंग जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, उसमें क्लियरेंस होता है दोनों बेयरिंग के बीच में, और प्रीलोडेड में कोई क्लियरेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग की, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है हमारा इस साइड को हमारा बैक ऑफ द बेयरिंग है, इसका अपोजिट जो फेस ऑफ द बेयरिंग है। बैक और फेस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम वी मार्क की मदद से भी देख सकते हैं। देखिए, वी मार्क में जो क्या होता है, वी का ओपनिंग एंड होता है। वी यहाँ पे देख रहे होंगे, वी का ओपन फेस जो है उसको हम बैक बोलते हैं, उस साइड को बैक ऑफ द बेयरिंग कहा जाता है। जबकि क्लोज, जहाँ पे वी हमारा क्लोज हो रहा है, उसको फेस ऑफ द बेयरिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से आप वी मार्क से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बेयरिंग का फेस है और कौन सा बैक ऑफ द बेयरिंग है। तो डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट वहां पे होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की प्रीलोडिंग की जाती है बेस्ड ऑन फेस टू फेस अरेंजमेंट, बैक टू बैक अरेंजमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों प्रीलोडिंग, जैसे कि नॉर्मली प्रीलोडिंग करने से देखिए क्या होता है, जो रेस हमारे जो इनर रेस आउटर रेस ऑफ द बेयरिंग होते हैं और जो बॉल होती है, उन तीनों के बीच में क्लियरेंस कम हो जाता है। अब क्या होगा, अगर दोनों जो रेस होते हैं और बॉल होते हैं वो अगर वहाँ पे क्लियरेंस कम रहेगा, दोनों तीनों जो आपस में टच रहेंगे, तो वहाँ पे जो बॉल होती है वो स्लाइड नहीं करती है जबकि रोटेशन करती है। तो ये हमको ध्यान रखना है जब भी हम बेयरिंग की प्रीलोडिंग करें। तो बेयरिंग की प्रीलोडिंग करने के बाद बॉल का जो रोटेशन होना चाहिए, बॉल स्लाइड नहीं करनी चाहिए। अगर बॉल स्लाइड करेंगी, देखिए यहाँ पे हमने अभी लोड नहीं दिया है, बिल्कुल फ्री है बेयरिंग, तो बॉलें कुछ स्लाइड कर रही हैं, कुछ रोटेट कर रही हैं, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ क्लियरेंस है। उस क्लियरेंस की वजह से बॉलें स्लाइड कर रही हैं। देखिए, स्लाइड और रोटेशन में फर्क है। रोटेशन मतलब जो बॉल घूमती हुई वहां पे जा रही है आगे को, वो रोटेशन है। अदरवाइज स्लाइड मतलब कि रगड़ते हुए जा रही है। तो स्लाइड करेगी बियरिंग तो एक साइड से बॉलें उसकी वियर होने शुरू हो जाएंगी। अगर रोटेशन करेंगी तो वहां पे फ्रिक्शन कम जनरेट होंगे। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ प्रीलोडिंग करी क्यों जाती है। अब प्रीलोडिंग जैसे कि हम क्लियरेंस को कैप्चर कर रहे हैं, जो बियरिंग में दोनों रेस के बीच में और बॉल के बीच में जो क्लियरेंस है हम उसको कम कर रहे हैं। तो कम करने से क्लियरेंस हम कम करेंगे तो होगा क्या, वहाँ पे पोजिशनल एक्यूरेसी बढ़ेगी और जो बॉल्स की लाइफ भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे रोटेशन होगा। क्लियरेंस बिल्कुल कम होने से बियरिंग की लाइफ भी वहाँ पे इम्प्रूव होगी, वाइब्रेशन और जर्क भी कम आएंगे। वहीं बात करूं हैवी प्रीलोडिंग, अगर हमने जो प्रीलोडिंग है वो ज़्यादा कर दी तो उससे क्या होगा, हमारा जो बॉल और रेस के बीच में क्लियरेंस बहुत कम होने की वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगी। हो सकता है उसकी ज्योमेट्री भी डिस्टर्ब हो जाए, जो बेयरिंग में एक्यूरेसीज होती हैं, परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म, रनआउट, कोसेंट्रिसिटी, वो भी आउट होने लगे। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर होते हैं प्रीलोडिंग करने के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किन के बेस पे आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी प्रीलोडिंग करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरी टाइप की एक बेयरिंग दिखा रहा हूँ, ये भी एक एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग है। फ़र्क ये है बस, ये सील वाली बेयरिंग है। तो सील वाली बेयरिंग नॉर्मली यूज़ होती है जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल वहाँ पे डस्ट आने के चांस होते हैं या कूलेंट आने के चांस होते हैं। तो ये जो सील्स होती हैं वो बेयरिंग को प्रोटेक्ट करके रखती है एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल से या फॉरेन डस्ट से।
तो यहाँ पे प्रीलोडिंग हम नॉर्मली दो टाइप की प्रीलोडिंग होती है, एक सॉलिड प्रीलोडिंग होती है और स्प्रिंग लोडेड प्रीलोडिंग होती है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली लॉक नट का यूज़ करते हैं इस प्ले को अरेस्ट करने के लिए। जो हमने देखा होगा जब भी हम बॉल स्क्रू में असेंबली करते हैं बेयरिंग, तो वहाँ पे लॉक नट होता है जो कि एक्जेली उसको, जो ये हम प्ले देख रहे हैं बेयरिंग का एक्जेल प्ले देख रहे हैं, इसको अरेस्ट करता है और बॉल और रेसवे के बीच में हमारा क्लियरेंस को वो कम करता है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा कि हम एक्सटर्नल स्पेसर भी यूज़ करते हैं और कप, जहाँ पे भी हम बेयरिंग हाउसिंग में कप यूज़ करते हैं, वो कप एक्सटर्नल फेस को दबाता है, मतलब कि ओडी ऑफ द बेयरिंग को दबाता है, वहाँ पे वो उस तरीके से ओडी से प्रीलोडिंग होती है। दोस्तों अब बात करते हैं टेपर रोलर बेयरिंग की। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग हमने देखी, सेम टेपर रोलर बेयरिंग में भी ये देखिए बैक ऑफ द बेयरिंग है, इसका अपोजिट जो है चौड़ा वाला जो आपको दिख रहा है वो फेस ऑफ द बेयरिंग है। यहाँ पे केज है और यहाँ पे टेपर रोलर्स आपको दिख रहे होंगे, इसीलिए इसको टेपर रोलर बेयरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जब नॉर्मली फ्री कंडीशन में क्या देख रहे होंगे, ये क्लियरेंस यहाँ पे होता है जब हम जो इनर, अभी यहाँ पे ओडी मेरे पास है नहीं, यहाँ पे आउटर स्पेसर इसका नॉर्मली क्योंकि बेयरिंग से अलग रहता है, तो अभी मेरे पास स्पेसर मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। बट प्रीलोडिंग में यही होता है कि जो इनर स्पेसर में हम लॉकनट की मदद से इनर स्पेसर को लोड करते हैं और जो ये रोलर्स होते हैं वो जाके आउटर स्पेसर को टच करते हैं। कितने लोड से टच करते हैं वो डिपेंड करता है कि कितनी हमने प्रीलोडिंग दी हुई है। तो प्रीलोडिंग करने से यही होता है कि जो ये रोलर्स होते हैं वो घूमते हुए मूवमेंट करते हैं, मतलब कि ये जब रोटेशन करते हैं, जो बेयरिंग रोटेशन करती है, तो ये इंडिविजुअल रोलर भी घूमता है। अगर इंडिविजुअल रोलर हमारा स्लाइड कर रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे जैमिंग होगी, ओवरहीटिंग होगी और बेयरिंग के जो रोलर्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि जो प्रीलोडिंग करने के लिए आपको किन किन फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कॉन्टैक्ट एंगल। ये टेपर रोलर बेयरिंग हो या एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग हो, आपको दिखता होगा कि डिफरेंट कॉन्टैक्ट एंगल होते हैं बेयरिंग के अंदर बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल आपको मैंने एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग वाले सेशन में बताया था। ये जो बनता है एंगल, ये जो बॉल्स की एक्सिस होती है और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसके बीच का एंगल होता है, जैसे कि यहाँ पे 15 डिग्री आपको बना हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट एंगल किसी बियरिंग में 60 डिग्री भी होते हैं, किसी में 25 डिग्री होते हैं, किसी में 15 डिग्री होते हैं। तो बेसिकली जिसमें रोटेशनल फोर्स, हमारे रोटेशनल फोर्सेज ज़्यादा चाहिए या रेडियल फोर्स ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल कम होता है। जहाँ पे एक्सियल फोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा होता है। तो नॉर्मली बॉल स्क्रू की बियरिंग में कॉन्टैक्ट एंगल 60 डिग्री 45 डिग्री इस तरीके से नॉर्मली जो बेयरिंग्स होती हैं उनमें होता है। तो एक्सियल फोर्स जहाँ पे ज़्यादा होता है, इसका मतलब वहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा प्रीलोडिंग करना होता है, और जो कॉन्टैक्ट एंगल कम वाली बेयरिंग्स होती हैं वहाँ पे लाइट प्रीलोडिंग करना होता है। उसके बाद दूसरा है रोटेशनल। अब रोटेशनल स्पीड अगर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्लियरेंस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। तो रोटेशनल हमें, अगर रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है तो हमें प्रीलोडिंग थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है, और अगर स्पीड कम है तो हम थोड़ा सा लाइट प्रीलोडिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा होता है कटिंग लोड। अब जैसे नॉर्मली स्पिंडल है, स्पिंडल बेयरिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्पिंडल के ऊपर कुछ ना कुछ कटिंग फोर्सेस होते हैं, जो भी कटर के ऊपर फोर्सेस होते हैं, उस वजह से उसमें डिफ्लेक्शन जनरेट होते हैं। तो उन डिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जब लोड अगर बेयरिंग के ऊपर आएगा तो वो उसमें जो भी प्रीलोडिंग हो वो लूज़ हो जाती है। अगर आपने प्रीलोड नहीं किया है तो उस लोड की वजह से वहाँ पे क्लियरेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगेगा। तो आपको अगर हैवी आपके कटर्स पे लोड है तो आपको थोड़ा हैवी प्रीलोडिंग करनी रहती है। उसके बाद दोस्तों आती है एक्यूरेसी। मतलब कि आपको पोजिशनल एक्यूरेसी कैसे चाहिए। अगर क्लियरेंस ज़्यादा होता है, प्रीलोडिंग बहुत लाइट रहती है, या प्रीलोडिंग आपने बहुत कम करी हुई है, वहाँ पे क्लियरेंस ऑलरेडी अभी भी है, तो वहाँ पे पोजिशनल एक्यूरेसी हमें कम मिलती है। स्टिफनेस, क्योंकि स्टिफनेस ऑफ द बेयरिंग वहाँ पे कम हो जाती है। अब पोजिशनल एक्यूरेसी अगर बहुत ज़्यादा चाहिए तो आपको बिल्कुल लोडिंग एज़ पर देयर मैनुअल्स करनी पड़ेगी, या फिर एज़ पर उसमें आपको
कितना रिजिडिटी चाहिए उस हिसाब से आपको प्रीलोडिंग करनी होती है। तो ये सभी कैलकुलेशन के बेस पे भी होता है, लेकिन नॉर्मली क्योंकि बहुत से लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके इन चीज़ों को सीख लेते हैं, तो क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्टर्स होते हैं कि एग्जैक्टली प्रीलोडिंग हमें कैलकुलेट करना भी डिफ़िकल्ट रहता है। तो दोस्तों प्रीलोडिंग के लिए आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए और बेस्ड ऑन दैट यू कैन सेट द बेयरिंग प्रीलोडिंग। नमस्ते, बाय बाय।